Hey everyone, hope you are doing well. In this video, we are going to talk about the third and fourth week का करंट अफेयर्स. ठीक है, अगस्त का. इसमें एक नई चीज़ क्या है? तो नई चीज़ इज दैट कि ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, दिस कलर, इससे मैंने क्या करा है कि चीज़ों को टैग कर दिया है कि आई यूज टू टेल यू कि ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है. जिसको करना ही करना है उसको मैंने इस ऑरेंज कलर से मार्क कर दिया है. ओके, कूल. एंड सेकंड कलर कोड इज योर ब्लू का कलर, ये ब्लू वाला कलर जो है, इधर जो ब्लू कलर है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑरेंज, ब्लू एंड व्हाइट, तीन कलर कोड्स हैं. ऑरेंज वाले को आपको छोड़ना ही नहीं है, उसको एकदम घोल कर पी जाना है, डाइजेस्ट करना है, उसको एकदम आपको याद होना चाहिए, उसके हर कोने कोने को आपको पता होना चाहिए. जो आपके ब्लू वाला है उसको आपको करना है, बट नॉट इन दैट डेप्थ, बट करना उसको भी है. व्हाइट वाले को यू कैन स्किप. वो क्यों है व्हाइट वाला? फॉर योर आत्मिक शांति, टू गिव यू द कॉन्टेक्ट कि भाई ये चीज़ चल रही है. ओके, सो ऑरेंज एंड ब्लू, दीज टू आर द कलर्स वी आर गोइंग टू टारगेट. क्लियर है? ओके, चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. बहुत इजी रहेगा, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, तो रॉकेट साइंस नहीं तो साइंस एंड टेक पढ़ लेते हैं. एंड दिस इज़ योर न्यूज़, जो कि रॉकेट ही है आपका, मतलब ड्रोन है बेसिकली. क्या न्यूज़ है? दिस न्यूज़ आइटम सेज कामिकाज़े ड्रोन. ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा वो चीज़, पहले सुन लो. कामिकाज़े ड्रोन क्या होता है? कामिकाज़े ड्रोन, ऐसा ड्रोन यूएवी समझते हो, अनमैन्ड, ठीक है, एरियल व्हीकल, कि हवा में वो व्हीकल उड़ रहा है, अनमैन्ड है, उसमें आदमी नहीं बैठा है, यूएवी बोलते हैं उसका. एक और जनरल पार्लेंस में नाम क्या है? ड्रोन. सिंपल. ओके, नाउ इफ़ यू सी कि इसमें क्या डिफरेंस है कि कामिकाज़े ड्रोन क्या होता है. ड्रोन हैज़ मल्टीपल यूजेस, राइट. एंड ड्रोन को लेकर हमारे यहाँ थ्रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ड्रोन का रेगुलेशन एक बड़ा इशू है. कोई ड्रोन से टेररिस्ट एक्टिविटी को करना बहुत ईजी हो जाता है, राइट. तो दैट इज़ वाई ड्रोन इज़ अ थ्रेट फॉर अस. अब कामिकाज़े ड्रोन क्या है? कामिकाज़े ड्रोन हैज़ अ डिफेंस का पर्पज़, कि इस टाइप का ड्रोन है जिसमें कोई इंसान नहीं बैठता. ऑफकोर्स ड्रोन है तो इंसान कहाँ से बैठेगा, छोटा सा होता है. उसको जाके फ्लाई कराओगे आप, फ्लाई करा के उसमें बॉम्ब होगा, एक्सप्लोजिव होगा, जो भी होगा, एंड उस ड्रोन को ही जाके क्रैश करा दोगे एंड एक्सप्लोजन हो जाएगा. सो कामिकाज़े ड्रोन बेसिकली इट्स लाइक अ सुसाइड बॉम्बर वाला ड्रोन. ठीक है, क्या बोलता है कि स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पैक्ड विद द एक्सप्लोजिव्स दैट कैन बी फ्लोन डायरेक्टली एट अ टैंक और अ ग्रुप ऑफ ट्रूप्स दैट आर डिस्ट्रॉयड व्हेन इट हिट्स द टारगेट एंड एक्सप्लोड्स. कोई खास बात बोल रहा है क्या? कोई खास बात नहीं बोल रहा है. सिंपल सी बात वही बोली कि उसके अंदर बॉम्ब रहेगा, एक्सप्लोजिव रहेगा, और खुद जाके क्रैश करेगा तो कैजुअलिटी कॉज करेगा. सिंपल है, जस्ट लाइक सुसाइड बॉम्बर, सुसाइड बॉम्बिंग ड्रोन है. कूल, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉलेरा. तो नाउ इफ यू सी दिस, ये आपके जो न्यूज़ आइटम है, यू विल फाइंड दिस एज सुपर इंपॉर्टेंट बाय ऑरेंज कलर. अगेन कॉलेरा ऑरेंज कलर, दिस राइज एक्सेलेरेटर इज योर ब्लू कलर. तो करना है तो इसको देख लोगे बस. ठीक है, कॉलेरा देखो क्या बोल रहा हूँ. कॉलेरा क्या डिजीज़ है? यस. क्या मैंने आपको बहुत सारी डिजीज़ पढ़ा रखी है अभी तक? यस, पढ़ाया है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिजीज़ पढ़ाई थी. सो आई एम टेलिंग, स्मॉल पॉक्स पढ़ाया, मंकी पॉक्स पढ़ाया, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिजीज, कॉलेरा. एक बार रिवाइज करो तो प्लीज़. मंकी पॉक्स क्या था? वायरल था. दिमाग में सोचना, इट वॉज वायरल. वैक्सीन थी कि नहीं थी उसके लिए? क्या एनिमल टू ह्यूमन कम्युनिकेट करता है? कम्युनिकेट करता तो कैसे करता है? ट्रीटेबल है भी कि नहीं है? यही चीज़ हमको डिजीज, कोई डिजीज़ पढ़ लो तुम, यही तीन चार चीज़ जाननी है आपको. डिजीज़ क्या, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, एक पॉइंटर. दूसरा पॉइंटर कि उसके लिए वैक्सीन है कि नहीं. तीसरा पॉइंटर कम्युनिकेबल किस तरीके से, एनिमल टू ह्यूमन जूनोटिक है कि नहीं है. और चौथा पॉइंटर कि उसके लिए कोई ड्रग अवेलेबल है कि नहीं. सिंपल. कम हियर, क्या बोल रहा है? बैक्टीरियल है. तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्त? बैक्टीरियल है, राइट. ओके, सेकंड पॉइंट, सिम्टम एग्जाम में यूपीएससी आपसे नहीं पूछती, बट फिर भी एक बार देख लो क्या होता है. कॉलेरा, कॉलेरा इज अ वाटर बॉर्न डिजीज. मतलब वाटर बॉर्न डिजीज बेसिकली सिंपली मीन्स कि पानी के थ्रू फैलेगा, गंदे पानी के थ्रू फैलेगा, लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा. दीज आर वाटर बॉर्न डिजीजेस, बोथ आर कॉज्ड बाई बैक्टीरिया. ठीक है, ओके. अब कॉलेरा से होता क्या है, कम्युनिकेबल किस तरीके से कॉलेरा, कि मान लो कि एक एरिया में पानी गंदा हो गया है, पानी इज कंटामिनेटेड विद द कॉलेरा का बैक्टीरिया. ओके, नाउ एवरीबडी विच इज गोइंग टू ड्रिंक द सेम वाटर विल बी इन्फेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड एज कॉलेरा. ठीक है. अब इससे एक इंसान दूसरे इंसान कैसे फैलेगा, ऐसा नहीं कोई एविडेंस है. तो इसका मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो इस डिजीज का है वो बहुत रेयर है. ठीक है, तो मैं ट्रांसमिशन के बारे में बात करूंगा. ये ट्रांसमिशन जो है, तो इस ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है. ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, या तो एनिमल टू ह्यूमन हो जाए या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन हो जाए. जनरली ये एनिमल टू ह्यूमन किस तरीके से होता है मैं बता रहा हूँ आपको. कि मान लो कि एक ऐसा एनिमल है जिसमें कॉलेरा से इन्फेक्टेड है. अब उसने यूरिनेशन कर दिया सॉइल के ऊपर, सॉइल से वाटर में कंटेमिनेशन हो गया. एक तो ये चीज़ है. दूसरा कि वाटर के अंदर में ही कॉलेरा का बैक्टीरिया था, किसी ने वाटर कंज्यूम किया इंसान ने, तो उसको हो गया. इंसान टू इंसान कम्युनिकेट ऐसे डायरेक्टली नहीं होता जैसे हमारे यहाँ कहते होते कफ के थ्रू, वैसे नहीं हो रहा है. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. एक बात क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, क्या रखना एग्जाम के लिए, कॉलेरा बैक्टीरियल है. यस, नंबर वन पॉइंट बैक्टीरियल है.
वाटर बॉर्न है, यस, तो बैक्टीरियल वाटर बॉर्न है। दूसरी चीज़, क्या इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है? कोई खास इसके लिए स्पेशल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? यस, ट्रीटमेंट इस बहुत आराम से ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट होता है इसके लिए? इसमें मैंने बताया था कि मंकी पॉक्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स का जो उसमें ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है, वो काम कर जाता है, बताया था। सिमिलरली फिर से तो कॉलेरा के लिए वैक्सीन तो नहीं है, बट इसके लिए ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप समझते हो इस चीज़ की वजह का डिफरेंस कि वैक्सीन और ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है? वैक्सीन प्रिवेंटिव मेजर है कि होने से पहले आप लगाते हो कि हो ही ना। ट्रीटमेंट इज अगर हो गया तो उसके बाद क्योरेटिव मेजर है कि अगर हो गया देन यू आर ट्राइंग टू क्योर इट। क्लियर, ये चीज़ है। तो इसके पास कोई प्रिवेंटिव मेजर वैक्सीन अवेलेबल है, बट नॉट कोई इतनी रैम्पेंटली अवेलेबल नहीं है, बट ठीक है, अवेलेबल है। ट्रीटमेंट, यस, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। अब प्लीज रिमेंबर दिस टू थ्री नेम्स, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। 2-4 एंटीबायोटिक्स का नाम मेरे आप लिख के रखो अपने पास, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में क्या होता है? एंटीबायोटिक 2 तरह के होते हैं, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बोलो क्यों बता रहा है? डिस्पेंसरी खोलनी है? नहीं, आपको जानना है यूपीएससी के लिए, क्योंकि आप अगर देखोगे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, इसमें एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें सारी चीज़ें गिवन है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यूपीएससी कैन आस्क यू दीज थिंग्स। तो प्लीज़ दिमाग में एक चीज़ रखो कि बेसिकली इफ़ यू सी, एंटीबायोटिक्स क्या होता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। देयर ऑफ 2 टाइप्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो वाले कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ज़्यादा, ब्रॉड मतलब क्या यार, कॉमन सेंस, ज़्यादा बैक्टीरिया पे काम करेगा, सिंपल। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स हैं उसको हमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कूल, ओके। अब ये सब भूल जाओ, नाम 2-4 देता हूँ, याद रखना। पहला पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पुरानी एंटीबायोटिक थी, उसका क्या था, बट उसमें क्या था कि पेनिसिलिन नाम के बैक्टीरिया को मार के उसी का जो अंश है हम डाला करते थे। बट फिर आज में मॉडर्न एंटीबायोटिक्स आर डिस्कवर्ड, आर मेड इन द लैबोरेटरी ऑन द बेसिस ऑफ पेनिसिलिन। उसको बोलते हैं एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। नाम सुना होगा मेडिसिन का, उसको बोलते हैं क्लेवेम। एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम डाइक्लोविनेट होता है उसमें। आपको जब भी खांसी वासी होगी, डॉक्टर वही दवा लिखता है आपको एंटीबायोटिक में, ठीक है। एक और है एजिथ्रोमाइसिन। क्या रखते हैं कि एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। कूल, क्या क्या हो गया याद करो, एमॉक्सिसिलिन, ठीक, एजिथ्रोमाइसिन, एक है डॉक्सीसाइक्लिन। तो 3 तो नाम याद रखो ही आप, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। याद हो जाएगा, एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। कोरोना में बहुत यूज़ हुआ है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब अगर कॉलेरा को आप ट्रीट नहीं करोगे तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है, पीपल कैन डाई विद कॉलेरा ऑल्सो, तो कॉलेरा हैज़ टू बी ट्रीटेड, ठीक है। अब कॉलेरा न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि सूडान में कॉलेरा का आउटब्रेक हो गया है। इतनी बात क्लियर है। तो न्यूज़ में अगर आपसे पूछ लिया कि वाई सूडान, पूछता है ना यूपीएससी ऐसे, मैच द फॉलोइंग 1 2 3 4 दे के कि दिस कंट्रीज किस वजह से न्यूज़ में रही हैं, तो अगर सूडान न्यूज़ में दे दे और दे दे यहाँ पे कॉलेरा का आउटब्रेक, तो याद रहेगा आपको? ऑफकोर्स याद रहेगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो कॉलेरा को लेके आपके दिमाग के हर एक कॉर्नर पे ये चीज़ छप चुकी है क्या, कि क्या क्या चीज़ हमको ध्यान देनी है, ठीक है। वीडियो के बाद पॉज करके फिर से देखना अगर डाउट होगा तो, ठीक है। सब कुछ करा दिए। वीडियो का पर्पज़ यही है कि 45 to 50 मिनट्स में आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन हियर। हर एक चीज़ को कवर करेंगे एंड टू एंड। इसके बाद आपको करंट अफेयर में एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि करंट अफेयर के लिए दिस इज़ द मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंग यू कैन एवर फाइंड, अभी इस टाइम पे, ठीक है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वी वर्क रियली हार्ड फॉर दिस, कि आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। आप अभी सीख जाओ या 1-2 साल वेस्ट करने के बाद सीखो कि इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सम पीपल आर कमेंटिंग कि सर फोमो हो रहा है। देखो, फोमो का कोई इलाज नहीं है, इसके लिए ना कोई वैक्सीन है, ना इसके लिए कोई एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल है, कोई ट्रीटमेंट भी ड्रग अवेलेबल नहीं है इसके लिए। इसके लिए क्या है, आपको खुद से सोचना होगा, अपने मानसिक चेतना जो आपकी है ना, उससे बेसिकली ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि वॉट एवर आई एम टेलिंग, मेरे बात बिलीव ना करो यार, बिल्कुल मत करो। जस्ट थिंक विथ योर ओन माइंड कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या लॉजिकल है। अगर लॉजिकल है, रीजनिंग है उस बात में, तो बिलीव इट। अगर रीजनिंग से काट सकते हो तो काट के अपना उससे बेटर चीज़ यूज़ करो, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे आ जाओ। मर्क्यूरी बॉम्ब। देखो, मर्क्यूरी बॉम्ब कुछ खास न्यूज़ नहीं है, ब्लू से इसलिए मैंने करा है इसको, ठीक है। ब्लू कलर से क्यों है? क्योंकि कुछ खास इसमें आपके है नहीं। क्या हुआ है कि मर्क्यूरी बॉम्ब क्या होता है? मर्क्यूरी बॉम्ब मैं समझा देता हूँ आपको, एक सेकंड। देखिए, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज परमाफ्रॉस्ट। क्या होता है परमाफ्रॉस्ट? परमाफ्रॉस्ट बेसिकली परमानेंट इन द फ्रॉस्ट मोड, परमानेंट सिचुएशन इन द फ्रॉस्ट, क्या होता है फ्रोजन फॉर्म में। सो एनी
लैंड फॉर्म विच इज़ इन द फ्रोजन फॉर्म फॉर 2 to 3 ईयर्स से ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। अब परमाफ्रॉस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर में जब वो फ्रोजन हुआ होगा तो क्या मेनी बैक्टीरिया विल बी कैप्चर्ड देयर, यस। क्या बहुत सारे केमिकल्स विल बी कैप्चर्ड देयर, यस। तो इसका मतलब दो चीज़ देखने मिलती है यहाँ से, एक तो मर्क्यूरी का, इट कंटेन्स मर्क्यूरी, इट कंटेन्स मीथेन एंड इट कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ वायरस। ये सारी चीज़ जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ये आपके नोट्स में होना चाहिए और यूपीएससी के एग्जाम के दिन आपके ये चीज़ आपको दिमाग में लेके जाना होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 साल से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है, यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है। वायरस, जो वायरस परमाफ्रॉस्ट में होते हैं इनको हम कहते हैं ज़ॉम्बी वायरस। ये मैंने आपको प्रीलिम्स 2024 के लिए पढ़ाया था। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ज़ॉम्बी वायरस। तो अगर आपको ज़ॉम्बी वायरस के बारे में नहीं पता है तो आज पता कर लो और इसको अभी से दिमाग में एकदम रखो। ज़ॉम्बी वायरस क्या होता है कि दीज आर जो इस परमाफ्रॉस्ट के अंदर में वायरस है, इसको ज़ॉम्बी क्यों बोला? क्योंकि इज अ डार्क वायरस, वी डोंट नो अबाउट देम। कि अगर ये 2 साल से फ्रोजन है और अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसमें हीट आ रही है, हीट से क्या होगा, ये मेल्ट करेगा। जैसे ही मेल्ट करेगा तो द रिस्क फैक्टर इज दैट कि ये ज़ॉम्बी वायरस कैन कम आउट, दिस कैन कम आउट एंड दिस कैन बी पोटेंशियल एक नया पैंडेमिक ला सकते हैं, इसलिए इसको ज़ॉम्बी वायरस बोलते हैं। क्लियर होगी? मर्क्यूरी का क्या है? अब ऑब्वियसली ये पिघलेगा तो मर्क्यूरी का इमिशन होगा ना, और जब बहुत ज़्यादा स्केल पे होगा तो बोल देंगे मर्क्यूरी बॉम्ब। ठीक। मीथेन का क्या हो जाएगा कि इसके अंदर में मीथेन और वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस आर ट्रैप्ड। तो जब ये मेल्ट करेगा तो क्या मीथेन निकलेगा? यस। एंड मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, यस। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो कल को आपके प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन आ गया कि परमाफ्रॉस्ट के मेल्ट होने से, मेल्ट क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहा है। तो कॉज इसकी ग्लोबल वार्मिंग से मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हो रहा है तो इसके अंदर में ये सारी चीजें हैं, तो मेल्ट हो जाएगा तो मर्क्यूरी कैन कम आउट एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज मर्क्यूरी बॉम्ब। वायरसेस जो हमारे यहाँ हमको पता भी नहीं क्या वायरस दैट कैन कम आउट, बोलेंगे ज़ॉम्बी वायरस, दे कैन कम आउट कॉज अनदर पैंडेमिक। CH4 है, CH4 मीथेन, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, मतलब कि हीट कर कॉज करेगा एंड दे विल कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। सो डू यू सी कि ग्लोबल वार्मिंग ने पिघलाया, पिघलाने से ग्रीन हाउस गैस निकला, ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ाया। सो इट इज़ अ विशियस, सॉरी, इट फॉर्म्ड अ विशियस साइकिल, है ना, कि इसने इसको पिघलाया, पिघलाने जो चीज़ निकली है इसने और ज़्यादा इसको ये कर दिया, तो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गया। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई, रट लोगे ना ज़ॉम्बी वायरस, ये चीज़ इसको नोट्स में लिख के रखो। प्लीज़ राइट दिस डाउन इन योर नोट्स। ये मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ आपका, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी, ये आपको इसका इंपॉर्टेंस बाद में पता पड़ेगा। आप लोग जो करते हो ना पीटी ये चीज़ कंपाइलेशन, ये कर लोगे ना आपको, तो ये मैंने स्टैटिक से भी लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें भी नहीं है, ये कंपाइलेशन में नहीं है, मेरे दिमाग की चीज़ें मेरे को अभी दिमाग में आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो प्लीज़ नोट दिस डाउन। चलो ठीक है, क्या नोट करोगे? परमाफ्रॉस्ट, मर्क्यूरी बॉम्ब, मीथेन इमिशन एंड ज़ॉम्बी वायरस, ये सब लिख के रखोगे नोट्स में। आगे देखो, ये लूनार मैग्मा थ्योरी, ये सब न्यूज़ पे अगर टाइम वेस्ट करेंगे ना, क्यों दिया है मैंने इसको यार, जब टाइम वेस्ट ही है तो, क्योंकि टू टेल यू कि किस पे ज़्यादा दिमाग लगाना है, इस पे से, इस न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए 3 चीज़ थी जो मैंने पढ़ाया। अब ये न्यूज़ एक बार रीडिंग डालोगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कुछ खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। ऑल राइट, ल्यूनार मैग्मा ओशन थ्योरी, अगेन कुछ खास बात नहीं है, एक थ्योरी है, ठीक है। हमने चंद्रयान 3 भेजा, ठीक है, और मून के साउथ पोल पे लैंड हुआ था। प्राइवेट की बात थी हमारे लिए, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 जो है, क्या वो, मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, याद करना, ठीक है, याद करना, वापस लेके चलता हूं मैं आपको इधर। क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था मंगलयान मिशन, पढ़ाया था, यस। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जब पढ़ाया था, मंगलयान मतलब, ठीक है, तो इस मंगलयान में मैंने आपको क्या बताया था कि दिस इज जस्ट एन ऑर्बिटर। याद आ रही है बात? बोल यार, यस। ये सिर्फ ऑर्बिटर है, मतलब कि सिर्फ ऑर्बिट में ऑर्बिट करेगा, मतलब ना ही इसने लैंड किया है। तो क्या लैंडर है? नहीं। क्या उसमें लैंड करने के बाद रोवर की तरह मूव कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो लैंडर भी नहीं है, रोवर भी नहीं है। हाउएवर, ये जो चंद्रयान हमने भेजा, क्या भेजा? चंद्रयान जो भेजा है, ये चंद्रयान जो है, ये आपके लैंडर भी है, रोवर भी है, ठीक है। अब ये बात हो गई आपके पास, ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और कहाँ लैंड किया है? मून के साउथ पोल पे, जिस पे लैंड करना बहुत मुश्किल था।
और हमने ये कर दिखाया, दैट्स व्हाई इट वाज अ प्राइड का मूवमेंट फॉर अस। बट यूपीएससी में क्या ये सब जानना है? प्राइड का मूवमेंट था, ये तो हमारे खुद के लिए बात है। यूपीएससी के लिए क्या पूछ सकती है? बोल देगा नॉर्थ पोल पे लैंड किया, साउथ पोल पे किया, तो क्या बोलोगे? नॉर्थ पोल पे लैंड किया। दूसरा, सिर्फ ऑर्बिटर है क्या? नहीं, ऑर्बिटर, लैंडर रोवर भी है, तो मतलब कि लैंडर भी है, रोवर भी है। क्लियर होगी बात? सिंपल सी बात है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रोवर है तो कुछ ना कुछ चीज़ें अंदर से निकालेगा, तो कुछ चीज़ ऊपर से निकाली होगी। भाई इसमें भारी भरकम नाम लिखा हो, स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह वगैरह, वो सब आपको जानना नहीं है। कुछ तो भी मशीन लगाई होगी, सैंपल बाहर निकाला होगा, उससे कुछ फाइंडिंग मिली है। इसको एक नया थ्योरी बता रहा है कि मे बी ल्यूनार मैग्मा थ्योरी, कि ल्यूनार का जो सरफेस है वो मैग्मा की वजह से बना था। ठीक है, ये आपके लिए कुछ काम के एग्जाम के लिए बात नहीं है। जानने के लिए क्या था? चंद्रयान 3 लैंडर रोवर है और साउथ पोल पे लैंड किया था, इतना ध्यान रखना बस। क्लियर होगी बात? बाकी रीडिंग दे सकते हो आत्मिक शांति के लिए, जितना बोल रहा हूँ उतना तो करना पड़ेगा आपको। चलो आगे बढ़ो। सोलार मैग्नेटिज्म। मैं न्यूज़ को लेके आपको स्टैटिक पढ़ाता हूँ, आपको पता है ये चीज़, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो स्टैटिक में। ठीक है, वो स्टैटिक है जो कि आप कहीं और नहीं पढ़ोगे। स्पेशली मैं साइंस स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि वो आप कहीं और नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, सो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जितनी भी नॉलेज आपको है मैं सब दे दूंगा, टेंशन नहीं लो। अब देखो ये काप्स 4 ये सब फालतू न्यूज़ है, वाइट है। ठीक है, ये भी फालतू न्यूज़ है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस। इसको मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा टाइम लेके कि क्या चीज़ है। आइए जानते हैं सन के बारे में। आपको क्यूरियोसिटी नहीं होती? यूपीएससी क्या सिलेबस मेंशन करता है कि आपको जनरली अवेयर होना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं आती कि हमको अपने सन के बारे में जानना चाहिए? ये जो लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोना क्या होता है, राइट? सन के अंदर में क्या प्रोसेस चल रही है, सन स्टार है, चलो भाई ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। तो उसके अलावा ये सारी चीज़ आपको जाननी चाहिए, हाँ या ना? यस, वही जानते हैं। चलो, तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पे व्हाट आवर सन। ठीक है, नॉट सन बेटा वाला सूरज। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। देखो यार, सन के बारे में बहुत सारे पार्ट हैं, कोर है वगैरह वगैरह। ठीक है, हमको क्या जानना है? इसका आउटर लेयर, दैट इज योर, इसको हम बोलते हैं कोरोना। इट इज नॉट कोरोना वायरस, बट इसको बोलते हैं हम कोरोना। समझ गए इस बात को? ठीक है, कोरोना इज वेरी वेरी हॉट। इसमें कुछ 1 to 3 मिलियन डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, 1 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन? इतना टेम्परेचर आपके होता है इसके, आपके सन का। ठीक है, सन के आउटर लेयर का। अब इस कोरोना में क्या होता है? देयर आर वेरियस एक्टिविटीज गोइंग ऑन। इसमें बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें यू विल सी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी चल रहा होता है इसके अंदर में। अब व्हाट हैपेंस इज दैट इस कोरोना के अंदर में, ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये निकलने लगती हैं। ठीक है, ये जो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है ये निकलने लगता है, इजेक्ट करने लगता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कोरोना में से मास का इजेक्शन हुआ, कोरोनल मास इजेक्शन, CME। एक और चीज़ होती है कि जब इस रेडिएशन वाला जो ये चीज़ है ना, ये रेडिएशन जब निकलता है, ठीक है, इस रेडिएशन में आयंस होते हैं, जैसे प्रोटॉन होगा, आपके इलेक्ट्रॉन होगा। ये जब आयंस का ग्रुप इस तरीके से निकलता है, इसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। बोलिए, क्लियर होगी बात? यस, क्या बोलते हैं इसको? सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो कैन आई कॉल इट सोलर फ्लेयर? यस, सोलर फ्लेयर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन। लेकिन क्यों पढ़ना है इसको? क्योंकि हमारी अर्थ पे, ठीक है, हमारी अर्थ पे ये इम्पैक्ट डालता है। क्या इम्पैक्ट डालता है सर? इम्पैक्ट ये डालता है कि जब कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ को अप्रोच करता है, ठीक है, तो अर्थ के अंदर में हमारी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, यस और नो? यस। तो ये जब इसके अंदर खुद का ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया मैंने आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब स्ट्राइक करेगा तो बताओ उसको डिस्टर्ब करेगा, हाँ ना? करेगा। तो इट विल डिस्टर्ब द, एक सेकेंड यार, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो जब ये अर्थ को हिट करेगा तो क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करेगा? यस। जब इसको डिस्टर्ब करेगा तो क्या होता है? हमको देखने मिलता है, पता है क्या? इसी को हम बोलते हैं, ये क्या हो जाता है पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। एंड इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिस्टर्बेंस जब क्रिएट करता है तो इस नॉर्थ पोल में एंड साउथ पोल में, ठीक है, जो आपके ये नॉर्वे वाला रीजन है, पोलर रीजन है, यहाँ पे देयर इज अ फिनोमेना व्हिच इज बीइंग सीन कॉल्ड एज ऑरोरास। इसको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, कलरफुल देखा होगा, इस तरीके से कलरफुल इस तरीके से कलर होता है,
यहाँ पे फिनोमेना देखना, कलर, आसमान में कलर देखते हैं, लोग देखने जाते हैं पूरी दुनिया से उसको बोलते हैं क्या, नॉर्दर्न लाइट्स या फिर ऑरोरास, क्या बोलते हैं, एंड दिस विल कॉज ऑरोरास। ठीक है, समझ गए इस बात को। दूसरा, सोलार फ्लेयर क्या करता है, ये आपकी इसमें आयंस है, बोल हाँ ना, यस। तो आपका जितना भी जीपीएस वाला सिग्नल है मोबाइल का, टेलीकम्युनिकेशन, उसको डिस्टर्ब करता है। तो जब भी सोलार फ्लेयर आते हैं, आपको सुना होगा न्यूज़ में, मूवी में देखा होगा, तो क्या हो जाता है कि आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर। तो मैं इसको एक बार अगर मैं आपको ये करने का बताऊं कि आपके कोरोना से दो चीज़ निकल रही है, एक कोरोनल मास इजेक्शन निकल रहा है, यस और नो, यस, एक सोलार फ्लेयर निकल रहा है। ठीक है, क्या सोलार फ्लेयर आपके इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? नहीं। तो क्या क्या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट करेगा? नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है ये डायरेक्टली क्रिएट नहीं करता। ठीक, ये चीज़ हो गई। दूसरा, क्या ये ऑरोरास बनाता है? ये ऑरोरास भी डायरेक्टली नहीं बनाता। ठीक है, अच्छा, कोरोनल मास इंजेक्शन क्या करता है? अच्छा, एक और चीज़ देख लो, क्या ये जीपीएस और टेलीकम्युनिकेशन को डिसरप्ट करता है? यस, डिस्टर्ब करता है, ये वाली चीज़ ये करता है। ठीक है, ये नहीं करता, ये नहीं करता। क्लियर होगी बात। सीएमई क्या करता है? सीएमई बेसिकली कोरोनल मास इजेक्शन है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है? यस। तो हमारे क्या 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म लेकर आएगा हमारे यहाँ? यस। जब स्टॉर्म लेके आएगा तो क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेयर करेगा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है? इट इंटरफेयर्स। जब ये इंटरफेयर करता है तो इसकी वजह से क्या देखने मिलता है? यू विल सी ऑरोरास, ऑरोरास देखने से मिलते हैं। यस, यस एंड यस। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत है? एनी डाउट इन दिस? नो। ओके, ये ध्यान रखना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सोलार फ्लेयर कैन नेवर कॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, या फिर सोलार फ्लेयर कैन नेवर कॉज ऑरोरास। तो सही बोलो, गलत बोलो? गलत बोलोगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कॉज नहीं कर रहा है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि सोलार फ्लेयर अपने साथ साथ कोरोनल मास इजेक्शन भी लेकर आता है। जब ये इसको लेकर आता है तो ये चीज़ तो कॉज करेगा ही। तो यू कैन नॉट से कि इट कैन नेवर कॉज, इट कैन कॉज बट जनरली डायरेक्टली कॉज नहीं करता। ठीक है, चलिए, बहुत सही है, बढ़िया जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। शिट, एक सेकंड सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब एक बार रीडिंग देने वाली चीज़ है, कुछ खास नहीं है, रीडिंग दे लेना इसको बस। वाइट वाला है। जूस मिशन देखो, जूस मिशन क्या है? जूस मिशन बेसिकली क्या है कि आपके जुपिटर का एग्जाम्पल, क्या ध्यान रखना है कि जूस मिशन जो है बेसिकली प्रोब है। ठीक है, एंड जुपिटर के, इसका फुल फॉर्म है जुपिटर के आईसीए मून का एक्सप्लोरर करने का प्रोब है, मतलब घूमता है सिर्फ। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जुपिटर को हम कर रहे हैं, एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा कि जूस, पहली चीज़ की मिशन है किसका। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ क्या पूछता है कि किस चीज़ को स्टडी करता है? जुपिटर को स्टडी करता है। और थर्ड चीज़ कि जुपिटर के किस चीज़ को स्टडी करता है? जुपिटर के मून को स्टडी करता है। चौथी चीज़ कि जुपिटर के कौन कौन से मून्स हैं। तो वही चीज़ मैंने एमसीक्यू पॉइंटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देना, ध्यान समझना। यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंटर पे, यहाँ पे आपका जो है, इसको ध्यान समझना, एक सेकेंड देखो। स्पेस एजेंसी किसने लॉन्च किया है, किसका मिशन है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। नासा का है क्या? नहीं। ठीक है, जाक्सा जापान वाले का है क्या? नहीं। रॉसकॉमोस रशिया वाले का है क्या? नहीं। इनका नहीं, किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ऐसे पढ़ना है आपको। मैं सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ाता, मैं आपको पढ़ने का तरीका भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एज अ टीचर नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एज अ पर्सन हु इज़ 2 3 4 years अहेड ऑफ यू मैं बताता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप हर चीज़ सीख रहे हो यहाँ पे। ओके, प्लीज़ गिव योर अटेंशन हियर। ये चीज़ होगी। उसके अलावा कौन से प्लैनेट को करता है सर? जुपिटर? यस, जुपिटर को करता है। सेकंड क्वेश्चन। और क्या, कौन से मून को करता है? कैलिस्टो, यूरोपा एंड जैनीमेड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे एक पूछ सकता है कि कैलिस्टो, ये जो चीज़ लिखी हुई कैलिस्टो, यूरोपा एंड जैनीमेड, भाई बोल देगा कि ये किसके मून है या फिर ये है क्या? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। रोक लोगे क्या यूपीएससी को? नहीं रोक सकते। तो ये ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, चाहे आपके यहाँ एस्ट्रॉइड क्यों ना गिर जाए, या फिर आपके यहाँ अपोकलिप्स क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब पता होना चाहिए। ऑरेंज वाला नहीं भूल सकते। ठीक है, ऑरेंज वाला करना पड़ेगा। चलो, इसके बारे में बात कर लो, ये वाला न्यूज़ जो है। क्या बोल रहा है? सुपर सुपर ब्लू मून क्या है जी ये?
सुपर ब्लू मून देख लो, कुछ खास बात है नहीं, बट फिर भी देख लो। एक सुपर मून होता है, एक ब्लू मून होता है, दो चीज़ें, ठीक है। हाँ, अब समझो क्या बात है। मैं आपको इस पे क्यों पढ़ाता हूँ, उसको हटा के, ये नेचुरल तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आते हैं उसके ऊपर। क्या बोल रहा है वो? पहली चीज़ बोलता है, एक होता है सुपर मून, ठीक है। एक चीज़ बोली उसने, क्या बोली, एक और चीज़ बोली उसने, ब्लू मून। ये दो चीज़ बोला ना यार, यस। क्या है, कुछ खास बात नहीं है, समझो। मैं बोलता हूं कि अगर कुछ अजीब सा बन गया क्या, यस अजीब सा तो बन गया। ठीक है, काम चला लो इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि अगर आई हैव दिस, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव माई अर्थ हेयर, ये मेरा, इस तरीके से मान लो, मैं अगर अर्थ को यहां पर लेकर आता हूं, ठीक है, दिस इज माई अर्थ, और यहाँ पे मेरा मून जो है ये अर्थ की रिवोल्यूशन कर रहा है। और जब मून अर्थ की रिवोल्यूशन जब करता है, दिस इज व्हाट, दिस इज माई मून, दिस इज व्हाट, दिस इज माई मून, मेरा चांद है ये, ठीक है। देखो चांद आया। सो ये जब ये इसको रिवोल्यूशन करता है इसके ऊपर, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज दैट कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द पेरिजी, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द एपोजी। दिस पेरिजी इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द अर्थ एंड द मून, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट, ये तो घूम रहा है, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमता तो एट एवरी इंस्टेंट सर्कमफ्रेंस से रेडियस सेम होता, मतलब डिस्टेंस सेम होती, बट ये सर्कुलर पाथ नहीं है, इलेप्टिकल पाथ है। तो ये वाला इस पोजीशन पे अगर होगा मून, तो इस पोजीशन पे अर्थ के सबसे पास में होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, वो आपकी डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होगी, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। जब इस पॉइंट पे होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी आपके, ये डिस्टेंस लॉन्गेस्ट होगी। यस और नो बोलना है, यस। तो पेरिजी पे सबसे पास में, एपोजी पे सबसे दूर है। याद कैसे रखोगे, P फॉर पेरिजी एंड P फॉर पास, याद हो गया लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। पेरिजी एंड एपोजी, ऐसा पूछता है यूपीएससी, बेसिक क्वेश्चन पूछा ना, इक्विनॉक्स पे सबसे बड़ा दिन, ऐसा कुछ पूछा था ना कि 25 जून को क्या होता है, ऐसा कुछ पूछा था, रिसेंटली पूछा था, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, ज्योग्राफी मुंह बन गया सबका, पूछती है, तो इसमें ध्यान रखना है। अब ये सुपर मून ब्लू मून क्या है, कुछ खास बात नहीं है। सुपर मून तब होता है, जैसे मान लो फुल मून हुआ, जब फुल मून होता है तो फुल मून, और मान लो कि एक कभी फुल मून यहाँ पे भी तो हो सकता है, फुल मून यहाँ पर भी तो हो सकता है, और फुल मून यहाँ पर भी हो सकता है। जब फुल मून यहाँ पर है, जब कोई चीज़ यहाँ अर्थ के पास में है तो क्या बड़ी दिखेगी, यस। क्या ब्राइटर दिखेगी, यस। तो फुल मून भी है, प्लस में पास में है, तो उसकी वजह से और ब्राइटर और बड़ा दिख रहा है, दैट इज वैसे क्या बोलते हैं, सुपर मून। तो सुपर मून क्राइटेरिया क्या है कि फुल मून एट एपोजी और पेरिजी, एट पेरिजी, कि अभी चांद जो है ना वो अपने सबसे शॉर्टेस्ट पोजीशन पे है, और भैया फुल मून भी हो चुका है, ठीक, क्लियर होगी बात। अब ब्लू मून क्या है, पहली बात ध्यान रखना कि ब्लू मून इज नॉट ब्लू इन कलर, ये ध्यान रखोगे एग्जाम के लिए, ब्लू मून इज नॉट ब्लू इन कलर। नाम ब्लू मून क्यों है, ऐसे ही इनको सही लगा तो नाम रख दिया इन्होंने। क्या होता है ब्लू मून, देखो ध्यान समझना, एक मंथ में फुल मून कितनी बार आता है, एक बार आता है जनरली, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अगर एक मंथ में आपके 2 बार फुल मून अगर आ जाए, सेकंड फुल मून आ जाए, सेकंड वाला जो फुल मून होगा उसको ब्लू मून बोलेंगे। या फिर एक साल में 3 बार आ जाए अगर फुल मून, तीसरा थर्ड वाला फुल मून जो है उसको हम ब्लू मून बोलेंगे। 2 क्राइटेरिया है ब्लू मून को डिक्लेयर करने का, ठीक है, कि आपके एक महीने में 2 बार आ जाए, या फिर एक साल में 3 बार आ जाए। क्या ये होता है जनरली, नहीं। दैट इज वाई ब्लू मून इज वेरी वेरी रेयर, दिस फिनोमेना इज वेरी रेयर, एंड सुपर मून इज ऑल्सो वेरी रेयर। बट दोनों में सबसे ज़्यादा रेयर कौन है, ये तो कभी कभी होता भी है, बट ये इसको आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कॉमन सेंस लगाओ, एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन तो कॉमन सेंस सॉल्व कर सकते हो यार, कि अरे यार पेरिजी पे आना तो कभी ना कभी तो पेरिजी पे आएगा, हर 2-3 साल पे आ जाता है सुपर मून इस पे। ब्लू मून आना थोड़ा सा ज़्यादा रेयर है, ठीक, बोथ आर रेयर, बट ये ज़्यादा रेयर है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये 2 चीज़ आप एग्जाम के लिए सुपर मून ब्लू मून ध्यान रखोगे, एंड पेरिजी एपोजी, सुपर मून ब्लू मून ध्यान रख लोगे एग्जाम के लिए, बस। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। एंटी डंपिंग प्रोब, ये भी कुछ खास बात नहीं है। डंपिंग क्या होता है,
जब कोई एक कंट्री जिसके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, डेवलप्ड है, चाइना लाइक, उसके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब कि प्रोडक्ट उसका ऑब्वियसली चीप होगा, ऑटोमेशन ज़्यादा है उसके पास, उसकी मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा है, दे कैन प्रोड्यूस मोर, उसका ICOR लेस है। ये सारी चीज़ मैंने बोल दी, कुछ समझ में नहीं आया आपको, ठीक है, बट फिर भी समझ लो मेरे से, समझाता हूँ आपको। ICOR का मतलब होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, कि आप कम कैपिटल डाल के ज़्यादा आउटपुट निकालते हो। ये कब होगा? जब आपके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, जब आपके पास ऑटोमेशन ज़्यादा होगा, आपके कम कैपिटल में ज़्यादा आउटपुट निकलता है। जब मतलब क्या बताता है कि आपकी इंडस्ट्री, आपका जो फैक्ट्री है, या फिर आप ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हो, तो अगर किसी भी इकोनॉमी का ICOR कम होता है, इसका मतलब कि वो इकोनॉमी बहुत अच्छी है। डिज़ायरेबल क्या चीज़ है? ICOR का लेस होना इज डिज़ायरेबल, ठीक है, कि कम कैपिटल डाल के ज़्यादा आउटपुट निकाल लेते हो। मेरे पास 100 लेबर डाल के मैं 5,000 किलो निकालता हूँ, और कोई दूसरी कंपनी है जो 200 लेबर डाल के 5,000 किलो निकालती है। ज़्यादा इफिशिएंट कौन हुई? मैं हुआ, क्योंकि मैंने 100 में ही उतना आउटपुट निकाल दिया है, राइट। तो मेरा ICOR क्या हुआ? कैपिटल टू आउटपुट रेशियो क्या हुआ? सॉरी, मेरा इनपुट टू आउटपुट रेशियो क्या हुआ? समझ रहे हो ना? कम इनपुट डाल के ज़्यादा आउटपुट निकाल दिया मेरा, तो मेरा कम हुआ, तो कम इज डिज़ायरेबल, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एंटी डंपिंग प्रो का क्या मतलब है कि चाइना जैसी कंट्री, ठीक है, जो एफिशिएंट ज़्यादा है, उसका माल सस्ता में बनेगा। अब इंडिया में उस माल को लेकर डंप करेंगे, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे, तो हमारे जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके यहाँ तो ऑटोमेशन है नहीं, उनके यहाँ तो कम इनपुट में ज़्यादा इनपुट में कम आउटपुट निकलता है, मतलब उनका ICOR लो है, हाई है, हमारे ICOR हाई है, तो हमारी इकोनॉमी उतनी एफिशिएंट नहीं है, तो उनकी इकोनॉमी ज़्यादा एफिशिएंट, हमारी इकोनॉमी कम एफिशिएंट। तो अब उनका जब प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, सस्ता होगा, और हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ उतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है अभी, तो क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट से वो कम्पीट करेगा, और हमारा प्रोडक्ट नीचे जाएगा, उनका प्रोडक्ट ऊपर आएगा, ज़्यादा सेल होगा, तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर सफ़र करेंगे, हमारा आत्मनिर्भर भारत जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो सफ़र करेगा। एंड दिस इज़ वाई दिस एंटी डंपिंग, हम समटाइम्स क्या करते हैं, हम एंटी डंपिंग की ड्यूटी लगा देते हैं, कि टैक्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूटी लगा देंगे तो जो वो चीज़ डंप कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसका प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड क्या होगा? एकदम कम हो जाएगा, तो हमारे प्रोडक्ट जो है सफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास, ये एक प्रिवेंटिव मेजर होता है, ओके। बस अब विंडफॉल टैक्स क्या है? आप अपने जब प्रॉफिट जितना दिखाते हो, ठीक है, किसी किसी इंडस्ट्री में, सब में एप्लीकेबल नहीं है विंडफॉल टैक्स, ठीक है। ये चीज़, तो ये चीज़ कि जैसे मान लो आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया, तो आपके पास उस प्रॉफिट के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ विंडफॉल टैक्स, ठीक है। तो क्रूड पेट्रोलियम पे ये टैक्स लगता है, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ आई गिव यू ऑन होमवर्क, अगर आंसर नहीं पता लगे तो मैं अगले वीक कवर कराऊंगा इसको, कि विंडफॉल टैक्स, ठीक है, विंडफॉल टैक्स पेट्रोलियम के अलावा और किस किस सेक्टर पे लगता है? क्या रियल एस्टेट सेक्टर पे लगता है, और किस कोल पे लगता है, स्टील पे लगता है? बताना मुझे, ठीक है। ये विंडफॉल टैक्स पेट्रोलियम में तो लगता है, और किस पे लगता है बताना, ठीक है। प्रॉफिट से ज़्यादा मैंने भी कमा लिया, मतलब हद से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो सरकार बोलती है कि हमको भी दो, ठीक है, वो चीज़ है, ओके। UPI सर्कल कुछ खास नहीं, रीडिंग डालना है आपको, वाइट से। अब देखो इंटरनेशनल रिलेशन का मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, सिर्फ बताया पहले भी बताता हूँ आपको, कि IR की कोई भी न्यूज़, IR के न्यूज़ का मेरे पास 2 कंटेक्स्ट होता है, समझ लो प्लीज़, आज वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लो कि करंट अफेयर, हम IR के करंट अफेयर को पढ़ने का अप्रोच क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर को पढ़ने का मेरे पास अप्रोच क्या होना चाहिए। क्लियर दिस वंस एंड फॉर ऑल, नहीं तो हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे। एक अप्रोच मेरा UPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, एक अप्रोच मेरा UPSC मेंस एग्जाम के लिए, राइट, यही तो होता है ना तरीका, एक प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। अब इंटरनेशनल रिलेशन से मान लो कि कोई कंट्री न्यूज़ में आई है, ठीक है, उज्बेकिस्तान न्यूज़ में आया, बांग्लादेश न्यूज़ में आया, तो प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज़ प्लेसेस इन न्यूज़, वो चीज़ आप न्यूज़ में उस कंट्री को पॉइंट करोगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पहली चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है इसमें, कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज़ में है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ोगे आप, या फिर तीसरी चीज़ कि कोई इंटरनेशनल इनिशिएटिव या फिर प्रोग्राम अगर न्यूज़ में है तो उस प्रोग्राम को पढ़ोगे। क्लियर होगी बात? ओके, दिस इज व्हाट इट इज। तो प्री के लिए आपको बस इतना कुछ पढ़ना है। अरे ठीक है, अब मेंस के लिए क्या पढ़ना होता है? मेंस के लिए आपको इसमें सिर्फ एक चीज़ जाननी है, दैट इज, बड़े से लिख देता हूं मैं आपको, कंटेक्स्ट, दैट इज इट। क्योंकि आई हैव 195 प्लस कंट्रीज, क्या मैं सबके साथ इंडिया का रिलेशन पढ़ सकता हूँ? नॉट पॉसिबल एट ऑल, मैं मर जाऊं तो भी नहीं पढ़ सकता। तो
क्या पढ़ना है कैसे पता पड़ेगा? करंट अफेयर से। तो जितनी भी कंट्री आपके आई है न्यूज़ में, आपको आज ही एक काम करना है, एक A4 साइज़ की शीट में, अगर ऑनलाइन बनाते हो तो ऑनलाइन बना लो, अगर ऑफलाइन करते हो तो A4 साइज़ की शीट लो। मैं रिकमेंड यही करूँगा, जो जो कंट्रीज़ आपकी, जैसे इंडिया बांग्लादेश न्यूज़ में था, उसको लिखो कि बांग्लादेश न्यूज़ में है और न्यूज़ में क्यों है, वाई इन न्यूज़, बस इतना लिखना है आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद उज़्बेकिस्तान न्यूज़ में है, उज़्बेकिस्तान लिखो, रशिया न्यूज़ में रशिया लिखो, जो न्यूज़ में उसको लिखो एंड इसकी एक लिस्ट बनाओ, एक इंडेक्स बनाओ खुद का। इसका यूटिलिटी क्या है कि जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओवर होगा या फिर आप मेंस लिख रहे होगे या फिर जब आप IR पढ़ने बैठोगे, तो उस टाइम पे आप इन कंट्रीज़ को पढ़ोगे एंड एट द सेम टाइम यू हैव दिस कंटेक्स्ट कि भाई ये कंट्री न्यूज़ में है और क्यों न्यूज़ में है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंडिया बांग्लादेश पे, क्वेश्चन इसका 24 के मेंस में अगर आ गया, तो मैं तो स्टार्ट इंट्रोडक्शन में यही करूँगा ना कि रिसेंटली द ऑन गोइंग क्राइसिस इन बांग्लादेश हाईलाइट्स द जियोपॉलिटिकल अटेंशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी मेकर्स टुवर्ड्स बांग्लादेश, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर कि हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडियाज जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, ऐसा कुछ। तो एग्जामिनर क्या पता पड़ेगा, अरे यार इसको पता है, ये स्टार्ट ही कर रहा है, इसको कंटेक्स्ट पता है, ये करंट अफेयर से अवेयर है, बस उसको इतना जानना है, ठीक। बाकी चीज़ तो आप तो पढ़ोगे, ठीक है, समझ गए? चलिए, क्लियर होगी बात? इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है कि डू नॉट फॉरगेट टू जॉट डाउन द कंट्रीज द न्यूज़ इन एंड कहाँ पे, इन एन इंडेक्स एंड द रिलेशन विद इंडिया विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट द लेटर टाइम। मैं दे दूंगा आपको, मैं ही कंपाइलेशन दे दूंगा, बट ये इंडेक्स बना के भी खुद से रखना है आपको। जो नोट्स है मैं दे दूंगा आपको, बट इंडेक्स बना के रखना, नोट्स एंड में मिलेगा आपको, अभी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं, क्यों करोगे भूल जाओगे। इंडेक्स अभी आपको करना है। जितनी कंट्री न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में आपको पता होना ही होना चाहिए, डिटेल नहीं, बस क्यों न्यूज़ में पता होना चाहिए। ओके, उज़्बेकिस्तान क्यों न्यूज़ में है, इंडिया के कैग ने उज़्बेकिस्तान के कैब के साथ MOU साइन किया, ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज़, इंडिया जापान रिलेशन क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जापानीज फॉरेन मिनिस्टर कामिकावा योको विजिटेड इंडिया, इन्होंने इंडिया को विजिट किया है, ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। दीज टू आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट है पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश में जो जो हो गया, ठीक है, बांग्लादेश में जो इतना बड़ा इंस्टेबिलिटी आया, दैट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट? दो रीजन से, एक तो वो न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड चीज़ कि बांग्लादेश हमारा नेबर है। ओके, ये नेबर थोड़ी है। इंडिया मलेशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन किया है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है, ठीक है, सिंपल। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, LI क्या होता है, पता है डिफरेंस? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड LI में डिफरेंस ये होता है कि LI बेसिकली मीन्स हैज़ अ मिलिट्री इम्प्लीकेशन, जैसे नाटो इज़ अ मिलिट्री एलाई, ठीक है। तो नाटो की जो कंट्रीज मिलिट्री एलाई साइन करेंगी, दे आर मिलिट्री एलाइज, कि वॉर, अगर एक कंट्री पे वॉर होता है, सो ऑल द नाटो एलाइज विल कम इनटू द एड, कि वॉर ऑन वन विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉर ऑन ऑल। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, इंडिया US इंडिया का क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या एलाई है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया पे क्या वॉर होगा तो चाइना, इंडिया से स्कर्मिश होता है पाकिस्तान से या चाइना से, तो क्या US अटैक कर देता है? नहीं। तो क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मतलब कि दे विल बी डूइंग पार्टनरशिप इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या होता है, इकोनॉमी, डिफेंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इन सब में वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्या करेंगे, डील करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, क्लीन एनर्जी, ये सारा हो जाएगा आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर, ठीक है। समझ गए इस बात को? ये हो गई बात आपके लिए, चलो बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। वैगल डांस एंड सर्कल डांस कुछ खास बात नहीं है, ये इस साल आपके PYQ में आया था, इस साल नहीं 2023 में आया था। पूछता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वैगल डांस करती है। नॉर्मली किसी को नहीं पता था उस टाइम वैगल डांस, मेरे को भी नहीं पता था। ओके, तो ये क्वेश्चन जो आपके है बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट बाउंसर वाला क्वेश्चन। यहाँ मैंने क्यों दिया हुआ है, जस्ट टू गिव यू द कंटेक्स्ट। भाई देखो अभी न्यूज़ में अब कोई आके पढ़ा देगा, मैंने भी यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। आया था तो किसी को नहीं पता था कि क्या है ना, ठीक है। मालाबार ट्री टोड, मालाबार का ट्री टोड जो न्यूज टोड क्या होता है अपना, वही यार ये हमारा क्यूट सा क्या है ये फ्रॉग, ये क्या है मालाबार ट्री टोड क्या है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। इसके नाम में ही मालाबार है। मालाबार कहाँ है, वेस्टर्न घाट में। मालाबार केरला, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो एग्जाम में ये तो नहीं पूछ रहा आपसे एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, अगर पूछ देगा तो आप नाम से पता कर पाओगे कि अरे मालाबार है तो वेस्टर्न घाट में तो होगा ही, ये नहीं। इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है ये हमको जानना चाहिए। आई टेल यू क्यों डिक्रीज होती है। कुछ लोग जो टाउन में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ऑब्जर्व किया होगा एक चीज़
कि बचपन में जब बारिश होती थी देन वी यूज्ड टू सी लॉट ऑफ फ्रॉक्स कमिंग अप, राइट? अब नहीं दिखते फ्रॉक, क्यों? क्यों? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से क्या हुआ? अर्बनाइजेशन लेड टू द कॉन्क्रीटाइजेशन, कि आपने ज़मीन पे कॉन्क्रीट कर दिया। इससे क्या मतलब है? तो मतलब इज़ वेरी सिंपल कि व्हेन देयर वाज, पहले कॉन्क्रीट नहीं था, पहले क्या था, पहले देयर वाज दिस थिंग कि पहले मिट्टी थी ज़मीन में। व्हेन देयर वाज मिट्टी ऑन द ज़मीन, तो क्या होता था कि पेड़ पे जब उसने फ्रॉग ने अंडे दिए, बारिश के पानी से क्या हो, जब बारिश हुई तो वहाँ मिट्टी में पानी जम गया। व्हेन देयर इज वाटर एक्यूमुलेटेड इन द मिट्टी, तो मिट्टी में क्या हो गया, मिट्टी में देयर इज पानी, इफ यू कैन सी, ठीक है? तो उसके अंडे कैन फॉल हेयर, जब अंडे पत्ते से गिर के व्हेन दे विल फॉल ऑन द मिट्टी का पानी में, तो दे वुड सर्वाइव। अब क्या होता है, व्हेन देयर इज कॉन्क्रीटाइजेशन, तो पानी कहीं जमा है नहीं, कॉन्क्रीट है, रोड से पानी निकल गया। अब रोड पे पानी कुछ खास है नहीं, देन व्हाट हैपेंस कि जब ये अंडा ज़मीन पे गिरेगा तो अंडा ऑब्वियसली विल गेट डिस्ट्रॉयड, मोस्ट ऑफ देम विल डिस्ट्रॉयड। इसलिए फ्रॉग की पॉपुलेशन यहाँ डिक्लाइन होती है और अर्बन एरियाज में डिक्लाइन स्पेशली होती है, समझ गए? एंड दिस इज वाई फ्रॉग्स आर इंडिकेटर स्पीशीज। इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है इंडिकेटर स्पीशीज। क्या इंडिकेट करते हैं? अर्बनाइजेशन, कि व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इज डिक्रीज्ड, व्हाट डज इट इंडिकेट कि अर्बनाइजेशन हो गया इस एरिया में, इस एरिया में कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, क्योंकि फ्रॉग कम हो गए हमारे पास। कॉमन सेंस ना यार, कॉमन सेंस है। ओके, समझ गए इस बात को? बस इतना ध्यान रखना है। कूल, आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइफून एम्फिल है जापान में टाइफून एम्फिल आया है। टाइफून क्या होता है? देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को यूएस में वेस्टर्न रीजन में हरिकेन बोलते हैं, जापान में टाइफून बोलते हैं, हमारे यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। 3 बार ट्रॉपिकल साइक्लोन ओनली, ठीक है? चलो, साइलेंट साइकिल रेवोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि लड़कियों को साइकिल देते हैं गाँव में, जो लेयर गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, तो उनको, गर्ल्स को वी आर गिविंग देम, सरकार साइकिल देती है। उससे क्या हो रहा है कि साइलेंट साइकिल रेवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कि गर्ल्स आर मोटिवेटेड टू गो टू स्कूल मोर। सो नंबर ऑफ अटेंडेंस जो हुआ गर्ल्स का, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, वो इंक्रीज हुआ, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा एंड अटेंडेंस भी बढ़ गया। तो दैट इज वाई यू कैन सी कि साइलेंट साइकिल रेवोल्यूशन, एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो है आपका, जो है इट इज कॉजिंग अ साइलेंट रेवोल्यूशन। क्लियर होगी बात? वाटर स्पाउट क्या होता है? देखो, वाटर स्पाउट इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ टोर्नेडो। इस यहाँ देखो, पानी के ऊपर होता है, इस तरीके से टोर्नेडो बनता है। ये हमारे यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? बट अगर अगेन न्यूज़ में अगर आता है, अभी क्या हुआ है कि सिसिली, इटली के पास एक यार्ड जो है ना, वो दैट सैंक, वो डूब गया इसकी वजह से। ये क्या होता है कि आई गिव यू ब्रीफ थिंग, क्या होता है कि जब यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ट्रॉपिकल मतलब कि इक्वेटर वाले रीजन में ही होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर इज हाई, यस। जब टेम्परेचर इज हाई, ह्यूमिडिटी इज हाई, यस। तो यहाँ पे जब गर्म पानी क्या होता है, राइज करता है ऊपर इस तरीके से। उसके बाद इसके राइज होने की वजह से, डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि आजू बाजू की जो हवा आती है उसकी मूवमेंट से क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट आता है। यहाँ पे एक वोर्टेक्स क्रिएट होता है और यहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाता है वेपर का। वेपर ऊपर जाता है, कंडेंस करता है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाता है, जिसकी वजह से यू विल सी कि वोर्टेक्स क्रिएट होगा और हर चीज़ ऊपर की तरफ सक होने लगती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, यहाँ पे नाव वाव जो भी है ना, यार्ड शिप वगैरह, दे विल बी इफेक्टेड। तो ये नाव डूब गई इसकी वजह से। क्लियर? बस सिंपल सी बात। धांगार क्या है? ये न्यूज़ में आ जाओ। धांगार कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, ठीक है? इनको क्या हो रहा है, ये क्या मांग रही है? दे आर सीकिंग एसटी स्टेटस। अब क्या एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है? पहली चीज़, धांगार क्या है, ठीक है? धांगार क्या है? धांगार आर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पहली चीज़, ठीक? ये हो गया। एक बार आगे पढ़ाऊंगा शॉम्पेन ट्राइब। तो एक आज अभी के अभी एक लिस्ट बनाओ अपने पास, ट्राइब्स की लिस्ट। जब प्रीलिम्स आएगा तो मैं सब कुछ कराऊंगा आपको यूट्यूब पे, लेकिन अभी खुद के लिए एक लिस्ट बनाओ, ट्राइब की लिस्ट। 2 ट्राइब इसमें ऐड करो। एक आपके धांगार ट्राइब जो कि महाराष्ट्र में, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि दे आर सीकिंग द एसटी का स्टेटस। दूसरा, शॉम्पेन ट्राइब आगे पढ़ाऊंगा मैं। शॉम्पेन ट्राइब कहाँ पे है? ये आपके निकोबार आइलैंड्स में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, इसकी वजह से दे आर इन न्यूज़, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? एक सेकंड, पानी पी लीजिए। ठीक है, तो एक शॉम्पेन और एक और क्या हो जाएगा? धांगर, ठीक? शॉम्पेन एंड धांगर। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट वी कैन डू हियर इज
कि ये हमको क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में क्यूरोसिटी नहीं बनती कि वी शुड नो कि यार एसटी का, जब ये एसटी मांग रहे हैं, एसटी का क्राइटेरिया, तो क्या आप और हम एसटी डिक्लेयर कर सकते नहीं? क्या ये खुद को एसटी डिक्लेयर कर सकते नहीं? तो कोई तो एक प्रोसेस होगा। यूपीएससी आपको क्यूरियस होने को, क्यूरियस चाहती है कि आप क्यूरियस क्यों नहीं हो रहे हो। तो दिमाग में क्यूरोसिटी आती तो आप इसको पढ़ने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन पूछते कि एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। किसी भी कम्युनिटी को अगर मेरे को एसटी लिस्ट में ऐड करना है या किसी को रिमूव करना है, प्रोसेस क्या है, मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या। ये आपको क्यूरोसिटी सीखनी है, यही मैं सिखा रहा हूँ आपको कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। चलिए मैं दोनों बता दूंगा साथ में ही आपको, एससी एंड एसटी लिस्ट, कि आपको एससी लिस्ट में ऐड करना है। एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, एक मिनट। चलिए, एक एससी की लिस्ट है, अरे यार सॉरी, एक एससी की लिस्ट है और एक एसटी की लिस्ट है। हुआ क्या इसमें कि सबसे पहले व्हेन वी एडेड देम इन द लिस्ट, व्हाट हैपेंड इज दैट कि एक आया था 90-50 का, ठीक है, एक ऑर्डर आया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है। तो ये था बेसिकली इसको बोलते थे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एसटी ऑर्डर ऑफ 90-50। एक और आया, उसको बोला हमने क्या, सेम चीज, सेम कॉपी करो यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल, याद करो यहीं पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एससी ऑर्डर ऑफ 1950। कब हुआ? 1950 में हुआ। इसका मतलब कि जब पहली बार हमने एससी एसटी का लिस्ट बनाया, दैट वाज लिस्ट वाज गिवन इन दिस एसटी का ऑर्डर 1950, एससी का लिस्ट वाज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एससी ऑर्डर 1950। दिस इज बीइंग टॉक्ड इन आर्टिकल 341, दिस इज बीइंग टॉक्ड इन आर्टिकल 342, ठीक है। एससी आर्टिकल 341, एसटी आर्टिकल 342, क्लियर हो गई। तो आर्टिकल 341 के दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एससी ऑर्डर 1950 विल कंटेन द लिस्ट ऑफ द एससी कम्युनिटीज, ठीक है। और इस एससी कम्युनिटीज के लिस्ट को ऐड कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऐड करेंगे। तो पहला क्लॉज इस आर्टिकल 341 का मैं बताऊं आपको, तो आर्टिकल 341 के बारे में बात कर लेते हैं पहले। इस आर्टिकल 341 का जो पहला क्लॉज है, ये बोलता क्या है, इसका जो पहला क्लॉज सिंपली टेल यू कि भाई जो एससी की जो लिस्ट होगी, ये विल बी गिवन इन दिस ऑर्डर, जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये इस ऑर्डर में गिवन होगा, बस इस ऑर्डर में लिस्ट होगा, ठीक है, ओके। लेकिन इस ऑर्डर में ऐड कौन करेगा? इस लिस्ट विल बी एडेड बाय द प्रेसिडेंट, ये बात। तो अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है कि जो एससी की लिस्ट है इज एडेड बाय द प्रेसिडेंट, यस, बट इसका क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अब एक बार लिस्ट बन गई, लेकिन ये ऐड किया कब था? 1950 में ऐड किया था, राइट। अब जब एससी की लिस्ट बन चुकी है, इसमें हमको कुछ एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, मोस्टली एडिशन ही करना होता है। ये कौन करेगा? क्या प्रेसिडेंट करेंगे? नहीं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हैज टू बी डन बाय पार्लियामेंट। अब एग्जाम में क्या पूछेगा कि कैन बी डन बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी? नो, इट हैज टू बी डन बाय, अगर ये पार्लियामेंट इसको करता है तो इट हैज टू बी डन बाय व्हाट पता है? इट हैज टू बी डन बाय अ स्पेशल अमेंडमेंट से करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कर सकते जाके। आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या रटना है? सिंपल सी बात, लाइफ साइकिल समझो कि 1950 में पहली बार लिस्ट बनाई गई, आर्टिकल 341 ने बोला कि एससी की लिस्ट बनाई जाएगी, वो एक ऑर्डर बनाया गया 1950 का ऑर्डर, उसमें लिस्ट में प्रेसिडेंट ने ऐड कर दिया। इस पर क्या उसके बाद भी तो ऐड करना होगा? अब बोला कि इसके बार ऐड कर दिया भाई, इसके बाद ऐड करना होगा तो पार्लियामेंट ऐड करेगा। लेकिन पार्लियामेंट अपनी मर्जी से जब चाहे ऐड नहीं कर सकता, पार्लियामेंट को करने के लिए इट हैज टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो फॉर एवरी टाइम समथिंग हैज टू बी एडेड इन दैट लिस्ट, इट हैज टू बी पास्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सिंपल होगी बात, ठीक है। सेम चीज एकदम सेम डिट्टू कॉपी कर दो, इसको कॉपी कर दो, कॉपी एंड पेस्ट कर दो फॉर योर एससी का लिस्ट, एसटी का सेम प्रोसेस है। आर्टिकल 341 है तो 342 हो जाएगा, और इसका पहला क्लॉज जो बोल देगा ये एससी की जगह एसटी का लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगेन ये सेम कॉपी कर लो यहाँ से कि करता कौन है? प्रेसिडेंट करते हैं, और सेम 1950 में ही हुआ है। रट गए यहाँ पे। सेकंड, अब
मैथ की तरह समझो यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, अब सेम चीज़ की एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा तो कौन करेगा, सेम कॉपी पेस्ट सेम है, कौन करेगा भाई, भाई पार्लियामेंट करेगा, सिंपल तरीके से करेगा नहीं भाई, अमेंडमेंट करेगा। अब दोनों का इतना सिमिलैरिटी क्यों है, क्योंकि आप हर जगह देखते होगे कि आपको ये चीज़ देखने मिलती है, SCs ST साथ में आते हैं, बोथ आर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, दैट्स वन की एम्पावरमेंट करनी, रिजर्वेशन देना है, एंड वी हैव टू गिव देम स्पेशल प्रोविजंस। क्लियर होगी बात, राइट, ओके। शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट हो गई, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है, ओके ओके, वेरी वेल, ये 30-41 हो गया, 42 हो गया। तो अब अगर धनगर कम्युनिटी ने अगर बोला है कि मेरे को ST लिस्ट में ऐड करो, तो क्या प्रेसिडेंट करेंगे, नहीं करेगा तो पार्लियामेंट। तो प्रोसेस क्या है कि वो अपनी अर्जी देंगे, स्टेट फिर जाके आगे आपके मिनिस्टर इसको नेशनल कमीशन फॉर ST को पास करेगा, NC/ST फिर जाके आप अप्रूवल देगी, फिर पार्लियामेंट में पास होगा, एंड देन इट विल बी एडिड। तो बड़ा लंबा सा प्रोसेस है, प्रोसेस इज नॉट ईजी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि प्रोसेस आपको समझाऊं मैं, प्रोसेस ऑफ एडिशन क्या होगा, तो बड़ा लंबा सा प्रोसेस है, बट सिंपल समझ लो कि ये जाना है आपके NC/ST के पास, NC/ST के बाद फिर जाके पार्लियामेंट अमेंड करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद जाके एडिशन विल टेक प्लेस, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपके अगर किसी को ST के लिस्ट में ऐड करना है। अब मान लो किसी को SC के लिस्ट में ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, ये NC/SC के ST की जगह NC/SC के पास चले जाएंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये क्या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, बाकी का प्रोसेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का कुछ खास रोल नहीं इसमें, प्रेसिडेंट का कोई रोल इसमें, प्रेसिडेंट का रोल नहीं है। प्रेसिडेंट का रोल शुरू में था 1950 में था, उसके बाद प्रेसिडेंट का रोल नहीं है। हो गई बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, शंका, कोई तकलीफ, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ईरी सिल्क, इसमें क्या करना है, देखो मैं आपको जब प्रीलिम्स की एक सीरीज चलाऊंगा मैं, जिसमें कि एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट सिल्क्स, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सबको मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये सिल्क, इंडिया में कितने तरह के सिल्क पाए जाते हैं, ये यूट्यूब सीरीज जब चलेगी प्रीलिम्स 25 के लिए दिसंबर ऑनवर्ड्स, उसमें कवर हो जाएगा। बट अभी के लिए ध्यान रख लो कि ईरी सिल्क पर रीडिंग देना है, इसको क्या चीज़ है बता दूंगा आपको कि सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, एंड देन आई गिव यू द स्टडी की सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, देन आई टेल यू कि सिल्क के किस किस स्टेट में मुगा सिल्क क्या होता है, क्या क्या मेजर, जैसे क्या इंडिया में क्या क्या सिल्क टाइप्स मिलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सार है, तसार है, मुगा है, ईरी है, दिस आर द मेजर सिल्क वैराइटीज फाउंड इन इंडिया। मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको, अभी करोगे तो भूल भाल जाओगे। इसको रीडिंग देना, उसके अलावा कुछ खास बात इसमें है नहीं, रीडिंग दे लेना बस इसको एक बार। चलो अब प्लेसेस इन न्यूज़ देख लो, ये एकदम अभी के अभी अपने जो बताया था मैंने लास्ट बार आपको कि आपको एक पेज बनाना है, उसमें लिखना है सब कुछ मैप बना के, उस मैप में इसको प्लीज़ पॉइंट डाउन, गुआम आइलैंड कहाँ पे है भाई, गुआम आइलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया आपके है, ये चाइना है, मतलब इंडिया इधर कहीं इंडिया है, तो और जापान है आपका, ये सब ऐसे ऐसे दिमाग में मैप रखना है आपको। मैप में आपको एंकर पकड़ के पहुंचना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ था पता है, चाइना यहाँ था पता है, जापान यहाँ था पता है, और ये इंडोनेशियन आइलैंड आर्क यहाँ पे है, अच्छा, और यहाँ से पैसिफिक ओशन है, ये इधर जाके हमारे नॉर्थ अमेरिका से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गई बात कि गुआम कुछ तो भी मेरे यहाँ पर है, याद हो गया क्या आपको गुआम, हाँ याद हो गया, तो गुआम यहाँ पर है। गुआम न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमने रिम पैक एक्सरसाइज करी है, रिम पैक एक्सरसाइज इज वेरी फेमस। देखो मैं जनरली एक्सरसाइज पढ़ने को मोटिवेट नहीं करता, नहीं बोलता हूँ, बट रिम पैक एक्सरसाइज काफ़ी फेमस है, क्यों, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज है रिम पैक, तो ये तो पता है करना होगा, बस एक एक्सरसाइज याद कर लो रिम पैक, बाकी मैं याद करने आपको नहीं बोलूँगा, रिम पैक प्लीज़ याद कर लो। रिम पैक इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम मतलब कि नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, रिम पैक, रिम पैक, रिम पैक, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, गुआम में हो रहा है, ठीक है। साउथ चाइना सी यहाँ पे न्यूज़ में, तो साउथ चाइना सी तो हर साल न्यूज़ में रहता है, साउथ चाइना सी इज बिकम स्टैटिक का टॉपिक, कि आपको साउथ चाइना सी पढ़ने से रेड सी पढ़ना है, स्टैटिक में पढ़ते रेड सी, पढ़ाया भी मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो में, पढ़ाया हुआ है मैंने वर्ल्ड मैपिंग की वीडियो में, ठीक है। उसमें आई टॉट यू ये सारे साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, रेड सी, योर सी, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सी हैं आपके, सब ब्लैक सी वगैरह सब कुछ पढ़ाया है, नॉर्दर्न सी, ये वहाँ आ जाएगा आपका। शिवलेक वोल्केनो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या है, एक पेनिनसुला है, उसको बोलते हैं कमचटका पेनिनसुला, कहाँ पे है ये, रशिया के ईस्टर्न रशिया में है,
रशिया का जो ईस्टर्न है हिस्सा है, रशियन फार ईस्ट बोलते हैं इसको, ये उधर है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें शिवलिक वोल्केनो इसका इरप्शन हुआ। शिवलिक, पार्डन मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन बट ठीक है, शिवलिक वोल्केनो यहाँ पे राइज हुआ। अब सवाल है कि इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी समझ लो कि क्या है। ये जो एरिया विच यू कैन सी हियर इज, दिस इज अ सबडक्शन जोन, ठीक है, समझ लो थोड़ा सा 2 मिनट लेके। दिस इज सबडक्शन का जोन। होता क्या है कि ओशियानिक प्लेट हैवी होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है वो लाइट होता है, ठीक है। तो जब ये आपस में एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करते हैं, जब इसमें कन्वर्जेंस होती है, तो ये जो आपको ओशियानिक प्लेट है नीचे जाके ये जब आपस में पास आएगा, मान लो कि पास आ गया, ये दोनों आपस में क्या आ गए, पास आ गए, ठीक है। तो ये हमारा ओशियानिक क्रस्ट है, ये मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। सिंस ये हेवी है इसलिए क्या होगा, ये नीचे जाएगा, सबडक्ट करेगा। अब सबडक्शन जब इसकी हो जाएगी इस तरीके से यहाँ पे, तो ये आपके कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। ये मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये मेरा ओशियानिक क्रस्ट, ये सबडक्शन हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हो गड्ढा बन गया, इसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, इस गड्ढा इज कॉल्ड एज द ट्रेंच, ठीक है। अब जब ये ओशियानिक क्रस्ट नीचे गया है, क्या यहाँ पे मैग्मा है, यस एस्टेनोस्फीयर है, यहाँ पे मैग्मा अंदर में है, ये जाके पिघल जाएगा और मैग्मा के हिस्से में ऐड करेगा, मैग्मा की क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। व्हेन दिस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मैग्मा, यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी प्रेशर विल इंक्रीज। व्हेन द प्रेशर विल इंक्रीज, ये कहीं ना कहीं तरीके से यहाँ पे आके अपने रास्ते को ढूंढेगा। एंड सिंस ओशियानिक क्रस्ट पतला है, यहाँ से अपने रास्ते को लेके ऊपर ये वोल्केनिक इरप्शन इस तरीके से हो जाएगा। समझ गए इस बात को, वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा और फिर सिंस ये यहाँ से बहते 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 ज़्यादा दूर तक बह नहीं पाएगा, जाके सॉलिडिफाई होगा एंड यहाँ पे इट वी मेक दिस, ये सॉलिडिफाई होगा, बनाएगा पेनिनसुला। ये कमचत्का पेनिनसुला है। बट कमचत्का पेनिनसुला के ऊपर ये जो वोल्केनिक जो ये सबडक्शन तो कॉन्टिन्यूसली हो ही रहा है, तो इसका मतलब कि ये अभी एक्टिव है। तो अगेन प्रेशर इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, इट इज गोइंग अप, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज गोइंग अप, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज गोइंग अप, अल्टीमेटली यहाँ जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वोल्केनिक इरप्शन विल टेक प्लेस। समझ गए इस बात को, दिस इज इट, ओके। तो ये चीज़ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इस वाले कमचत्का वाले में क्या है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और जो पैसिफिक प्लेट है, जो पैसिफिक प्लेट है ये मेरा ओशियानिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट इज सबसाइडिंग अंडर द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कि मेरे को यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका बोल, हाँ ना, अरे यार ठीक है। इफ़ यू कैन सी रशिया में, यहाँ मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखो क्लियरली कहाँ गया, यहाँ देख, ये तो खत्म हो गया, अरे हाँ यहाँ देखो, यही तो बात कर रहा है, ये इसके ऊपर वाले हिस्से में बात कर रहा है, यही चीज़ ऊपर लेके जाओ, ये यही पेनिनसुला आ जाएगा, इसके ऊपर चले जाओगे तो, ठीक है। जब इसके ऊपर चले जाओगे यहाँ पे ये पेनिनसुला आ जाएगा, तुमको देखने मिलेगा ये चीज़। तो इस वाले रीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पैसिफिक ओशन तो है ही, और यहीं और इसके इधर तो, इधर ही तो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये प्लेट तो नीचे में है ना, ऊपर देख रहे हैं, बट अंदर तो प्लेट है, ये पैसिफिक यहाँ भी प्लेट होगी। तो ये प्लेट अंदर सबसाइड कर रही है, ये ऊपर रह गया, यहाँ ट्रेंचेस बनते हैं, एंड दिस चीज़ें हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है ना। ये ओशन पानी है ना, पानी के अंदर तो प्लेट है, समझ 3D में समझो। ये पानी जो दिख रहा है ये ऊपर है, नीचे में तो प्लेट ही है, ये वो प्लेट, ये पैसिफिक के नीचे का प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे का प्लेट, ये मोटा है, ये पतला है एंड हेवी है, ये नीचे सबसाइड करता है एंड दिस विल कीप लाइक दिस। समझ गए इस बात को 3D में, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मेंस का एक टॉपिक, प्रीलिम्स का खत्म हो गया, मेंस का एक टॉपिक आ गया, इश्यूज ऑफ वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। व्हाई दिस इज इन न्यूज़, कोलकाता का जो अभी द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड इन कोलकाता, उसको लेके न्यूज़ में। नाउ इसको लेके ये चीज़ एक मैं आपको अभी यहाँ से आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट एंड टेल यू, थोड़ा सा हम टॉपिक से हटके ही बात करेंगे। अभी तक टॉपिक से स्ट्रिक्टली थे हम लोग, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, आई वुड वांट योर अटेंशन टू बी हियर। ये स्टेटिस्टिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स देख लो आप, कि वुमेन सेफ्टी के 2022 का स्टेटिस्टिक डेटा है। इट सेज कि टोटल क्राइम्स 4,45,256 क्राइम्स, 4% हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कम करने की जगह बढ़ गया, पहली चीज़। सेकंड चीज़, क्राइम रेट 66.4 लाख पॉपुलेशन, ये क्राइम रेट पर पॉपुलेशन पर लाख पे 66.4 क्राइम रेट बढ़ा है। उसके अलावा 31% जो क्राइम्स हुए हैं वो बाय द रिलेटिव्स। हाउ सैड एंड अनफॉर्चुनेट इट इज़।
and 19% kidnapping, 18% assault, 7% rape. Sexual violence, 39,000 incidents in 2016. One rape every 15 minutes in 2018. ठीक है, 400 cases of workplace का harassment. ठीक है, this is a thing we are seeing. Delhi has the highest rate. Uttar Pradesh reported the most cases. ठीक है, what we can see from here is, ये क्या बताता है? It says कि इशू तो है. तो एक डेटा कभी झूठ बोलता है क्या? डेटा नेवर लाइज. ये डेटा तो हमारे रिपोर्टेड हैं. इससे मैं बताता हूँ, रियलिटी पे ग्राउंड में इससे बहुत ज़्यादा डेटा है जो रिपोर्टेड ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट नहीं हो रहा है. पहली बात सही चीज़ है. अब थोड़ी यूपीएससी के लिए, थोड़े हमारे एज अ टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको जानना चाहिए कि इस चीज़ को कम करना पड़ेगा. और कम करने का तरीका क्या है? एक तरीके से कम हो ही नहीं सकता. ये यू कैन सी यूएस. क्या यूएस में क्रिमिनल जस्टिस में अच्छा नहीं है? क्या डेवलपमेंट अच्छी नहीं है? एजुकेशन नहीं है? यूएस हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेप केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट. ठीक है, तो इसका मतलब कि सिर्फ डेवलपमेंट से तो काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉ से भी काम नहीं हो रहा है. इसका मतलब यू हैव टू फॉलो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, कि हमें खुद की सोच को बदलना होगा. सरकार को मेजर बहुत फास्ट लेना पड़ेगा. द गवर्नमेंट हैज़ टू बी स्विफ्ट. केसेस जो हो रहे हैं रजिस्टर अच्छे से किए जाएं. दैट हैज़ टू बी फास्ट ट्रैक्ड. अभी आरजी कर का जो इंसिडेंट हुआ कोलकाता में, अभी यहाँ पे हुआ कि एविडेंस टैंपरिंग हुई. क्यों डिले हो गया केस में? एविडेंस की टैंपरिंग हो गई. दिस पहली चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पहले मैं टेक यू टू अ जर्नी की क्या चीज़ है. मुझे बता दो, आप बता दो मुझे कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं. अगर मान लो कोई भी इंसिडेंट होता है, लेट से कि अभी वाला इंसिडेंट में, क्या स्टेक होल्डर आपके हॉस्पिटल था? क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट है? यस. क्या आपके स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है? यस. अच्छा, क्या हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेक होल्डर? यस. क्या सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर है? यस. क्या मीडिया स्टेक होल्डर है? यस. ये सारे स्टेक होल्डर हैं. ठीक है. और क्या जनरल सिटीजन, वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स हियर? यस, वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स हियर. वी कैन नॉट से कि हम स्टेक होल्डर नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं थे. एक बारी में नहीं होगा. अगर मेरे पास एक लॉ का सिस्टम हो जो कि बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता हो, तो क्या लोगों के माइंड में डर रहेगा? यस. दूसरी चीज़, पनिशमेंट है बट पनिशमेंट मिलती नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि आई कैन एस्केप. सो दिस थिंकिंग कि आई कैन एस्केप, तो दिस प्रमोट्स क्राइम. व्हेन देयर इज हाई रेट ऑफ कन्विक्शन, तो पहला प्रॉब्लम पता है क्या होता है? कन्विक्शन रेट इज़ वेरी लो, कि पीपल कन्विक्ट नहीं हो पाते, लोग करके भाग जाते हैं. क्यों? बिकॉज मोस्ट केसेस में केस रिपोर्ट नहीं होता. रिपोर्ट होता है तो उसमें सैंपल लेने में देर हो जाती है, कन्विक्शन नहीं हो पाता. ये सारे इश्यूज़ हैं. तो जो अगर मैं एक मैं आपको ये बताऊं कि क्या हो रहा है इंसिडेंट होने से, पहली बात कि होने से पहले, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एक इंसिडेंट होता है, कोई भी रेप केस या कोई भी इस तरीके का केस होता है, इंसिडेंट से पहले मैं क्या करूँ? मैं इसका प्रिवेंशन पे काम करूँ कि पहले मैं होने ही ना दूँ. अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, हमारी गलती है. अगर हो गया, होने के बाद यू हैव टू टेक फास्ट मेजर, फास्ट एंड यहाँ पे जस्टिस शुड प्रिवेल. अब दिस जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. ये कैसे होगा? जब ये को आप इसको एफआईआर जब रेज करते हो, दैट हैज़ टू बी स्विफ्ट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, एफआईआर रेज करो. दूसरी बात, इसके बाद एसएप इन्वेस्टिगेशन करो, और जो आपके एविडेंस है उसको अच्छे से प्रिजर्व करो. एविडेंस का प्रिजर्वेशन शुड बी प्रोफेशनल. ये हमारे होना चाहिए. ये कब होगा? जब पुलिस की ट्रेनिंग प्रोफेशनल होगी. अनप्रोफेशनलिज्म पुलिस से कभी नहीं हो रहा है. उसके बाद रिपोर्टिंग, आप एकदम रिपोर्टिंग को एडिक्वेट करो, एकदम एग्जैक्ट रिपोर्टिंग करो. ऐसा कुछ भी उसको हैरेसमेंट ना करो रिपोर्टिंग के टाइम में कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोग रिपोर्ट ही करने ना जाए. तो रिपोर्टिंग हो गई, एविडेंस सही हुआ. अब इसके बाद फिर यहाँ से केस होना स्टार्ट होता है, एंड दिस प्रोसेस विल, जस्टिस का सिस्टम विल, दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल गो ऑन. सो यहाँ पे ये चीज़ पर डिले नहीं होनी चाहिए. दिस रिपोर्टिंग शुड बी देयर. एंड फिर यहाँ से जस्टिस जब आती है तो यहाँ से इनका कन्विक्शन होना होगा. ये कन्विक्शन मतलब कि दोज विल बी डिक्लेयर्ड गिल्टी. ये कब होगा? जब एविडेंस हमारे पास सॉलिड होंगे. ठीक है. ये कब होगा? जब हर सैम्पलिंग, सीमेन सैम्पलिंग एंड एवरीथिंग विल डू फास्ट. ये फॉरेंसिक के सारे चीज़ हम फास्ट करेंगे, तभी जाके एविडेंस हमारे पास पुख्ता होगा, एंड देन कन्विक्शन विल टेक प्लेस. व्हेन द कन्विक्शन विल टेक प्लेस, द पनिशमेंट शुड बी वेरी स्ट्रिंजेंट एंड वेरी वेरी हार्श पेनल्टी. अगर लोग को लगेगा कि भाई मेरे को सजा भी ज़्यादा मिलती है, और सजा मिलती ही करने के बाद, देन एक डर क्रिएट होगा एंड पीपल विल नॉट डू दैट. दिस इज वन वे टू स्टॉप इट. सेकंड वे इज टू चेंज आवर पर्सनैलिटी, चेंज आवर मेंटालिटी. एंड हमारे को, वी एज मैन हैज़ टू बी सेंसिटिव. वी हैव टू स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन. हमारी सोसाइटी में इनग्रेंड है पेट्रियार्की. ये हमारे स्कूल्स में दिखाया जाता है, ये हमारे मीडिया में दिखाया जाता है. यू सी मूवीज, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट. एवरी पंजाबी सॉन्ग यू कैन सी, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट कि यार हनी सिंह गाने देख लो यार आप,
They are all talking like that. They are trying to impress the girl as if she is an object to win. तो ये सारी चीज़ प्रमोट करती है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, ठीक है. सो प्लीज़ वी हैव टू बी अवेयर फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी एग्जाम आंसर लिखने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी. एंड टू बी जनरली टू बी ए गुड सिटीजन, to be a good human being, yeah, at least we have to do this, because we are looking at fellow human beings. They are opposite genders, big, and they are also humans. हमारे तरह ही हैं, दो आँख, दो हाथ, दो पैर उनके भी हैं, ठीक है. सो दे आर ह्यूमंस, वी हैव टू लुक एट दैट. एंड इन सारी चीज़ों से चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सब भाषण हो गया क्या? भाषण नहीं है. इट हैज़ टू बी सेड, इट हैज़ टू बी, हमें अपने को जानना है, ये चीज़ बिल्कुल जानना ही चाहिए, अवेयर होना ही होगा हमें, ठीक है. चलिए बात करते हैं इसके बारे में. चलो, ये हमारे मेंस के लिए हो गया, टॉपिक बता दिया इस तरीके से. वे फॉरवर्ड इश्यूज़ क्या है, यही सारा इशू क्या है, कन्विक्शन रेट स्लो है, एविडेंस में टैंपरिंग हो जाती है, प्रोफेशनल कलेक्शन नहीं है, पुलिस की प्रोफेशनलिज्म नहीं हो रही है यहाँ पे, तो एविडेंस में टैंपरिंग हो जाती है. उसके बाद फिर कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है, ठीक है. केस की रिपोर्टिंग बहुत कम होती है. तो एक अगर साइकिल देखो तो रिपोर्टिंग पहले कम हुई, रिपोर्टिंग हुई भी तो कन्विक्शन नहीं हुआ. कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एविडेंस हमारे पास सही नहीं था. एविडेंस सही क्यों नहीं था? क्योंकि केस की रिपोर्टिंग सही नहीं हुई, फॉरेंसिक का एग्जामिनेशन सही से नहीं हुआ, डिले हो गया फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में, तो कैसे सैम्पलिंग कैसे मैच करेगी? समझ रहे हो इस बात को? सो दिस इज़ द थिंग. उसके बाद फिर हमारे पास पेनाल्टी जो होगी वो तो स्ट्रिक्ट है ही, विशाखा गाइडलाइंस तो आई हुई है ही. सो दिस इज़ द थिंग. समझ गए इस बात को? चलो, ये लिखा हुआ है कि इश्यूज़ क्या है हमारे पास, इसका वे फॉरवर्ड क्या है. वे फॉरवर्ड हमारा मल्टी प्रॉन्ग्ड है कि लॉ को हम स्ट्रेंथन करेंगे, कन्विक्शन रेट को हाई करेंगे, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज़्यादा हम स्ट्रीमलाइन करेंगे, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम बोलेंगे. एंड पुलिस का जो ये पूरा का पूरा मेरा जो लॉ इन्फोर्समेंट का जो सिस्टम है, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड हैज़ टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, ठीक है. ये सब हो जाएगा मेरे पास. और एक सबसे बड़ा चीज़ कि हमको मेंटली अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेंसिटाइज आवर सेल्स. खुद के दिमाग को, हमारे को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है. वी ऑल हैज़ टू वर्क टुगेदर टू स्टॉप दिस, इट हैज़ टू स्टॉप, ठीक है. चलिए फिर, ये हमारा हो गया यहाँ तक, ये हमारा करंट अफेयर हो गया. कहाँ तक का हुआ? वी हैव डन फ्रॉम 18 से लेके 25 तक का हमारा हो गया. कहाँ तक का हो गया दोस्त? 18 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक का हो गया. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. द सेकेंड वीडियो विल टॉक अबाउट 26 अगस्त से लेके 31 अगस्त. कल वीडियो में डाल दूंगा ये वाला, ये आज आ जाएगा, ये कल आ जाएगा. ओके, चलिए मैं बात करता हूँ इसके बारे में. सो आई टेक यू लीव हियर, कीप स्टडीइंग, कीप लिसनिंग, बाय, गॉड स्पीड. ओके.